all welcome in my geography class. Students, आज मैं ज्योग्राफी के बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 को लेकर के आया हूँ. चैप्टर नंबर 5 इज प्राइमरी एक्टिविटी. आपको जैसा कि बताया गया है, मानव जो भी क्रिया करता है उसकी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक, अर्थात इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. यहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को अर्थात आर्थिक क्रिया को फोकस करेंगे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर मनी और टू अर्न मनी, अर्थात मुद्रा अर्जित करने के लिए, मुद्रा कमाने के लिए जो क्रियाएं मानव करता है उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. स्टूडेंट्स, इन आर्थिक क्रियाओं को यूं तो 5 भागों में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी और क्विनरी. यहां पर सिर्फ हम लोग प्राइमरी एक्टिविटीज को पढ़ेंगे. देन क्वेश्चन इज, व्हाट इज प्राइमरी एक्टिविटी? व्हाट एक्टिविटीज आर कंसिडर्ड under primary activity? Those activities which are directly related, directly connected, directly associated with nature or natural resources known as primary activity. तात्पर्य वैसी क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई हैं, उन्हें हम लोग प्राथमिक क्रियाएं कहेंगे. एज फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर कृषि है, लैंड के माध्यम से होता है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. फिशिंग वाटर से होता है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है. माइनिंग लैंड से होता है, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. तो इसमें हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर हो या फिशिंग हो या माइनिंग हो, ये सारी क्रियाएं जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से जुड़ी हुई हैं. आइए अब यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी क्रियाएं पढ़नी है. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी एक्टिविटी कोई आज की क्रिया है. पहले के टाइम में भी, अर्थात एंशिएंट टाइम में भी प्राथमिक क्रियाएं की जाती थी. उसमें से आपकी कुछ प्रमुख क्रियाएं हैं: हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग को शुद्ध हिंदी में आखेट कहा जाता है, जबकि गैदरिंग को शुद्ध हिंदी में संग्रहण कहा जाता है. व्यक्ति या मानव अपने जीवन यापन के लिए, अपने पेट को भरने के लिए जंगली जानवरों का शिकार किया करता था या फिर जंगल से कंदमूल इत्यादि का संग्रहण किया करता था. इसके अतिरिक्त पशुपालन भी, अर्थात नोमैडिक हर्डिंग का भी लोग काम करते थे. हर्डिंग का भी काम करते थे, पशुचारण का भी काम करते थे, पशुओं को भी पालते थे. ये आदिकालीन आर्थिक क्रियाएं हैं. आदिकालीन इनको प्राथमिक क्रियाएं भी कही जा सकती हैं. अब सवाल ये है कि ये जो पशुपालन है, हर्डिंग है, ये हर्डिंग कितने प्रकार से लोग करते थे? पहले के टाइम में भी हर्डिंग 2 प्रकार का होता था. एक नोमैडिक हर्डिंग और दूसरा कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग. नोमैडिक हर्डिंग का मतलब हुआ चलवासी पशुचारण, अर्थात इसमें चरवाहे एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, अपने पशुओं के साथ जाते थे, पशुओं के साथ पशुचारण करते थे. और दूसरा कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग. इसमें क्या होता था? व्यापार के उद्देश्य से दूध बेचने के लिए हो या मांस बेचने के लिए हो या उनसे ऊन प्राप्त करने के लिए हो, इन सारे पर्पस से, अर्थात व्यापार के उद्देश्य से यहां पशुपालन किया जाता था. अब आज के डेट में कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग प्रचलित है. नोमैडिक हर्डिंग, जिसे हम लोग चलवासी पशुचारण बोलते हैं, इस प्रकार का पशुचारण आपको नॉर्थ अफ्रीका, मंगोलिया और चाइना तक विकसित था. दूसरा क्षेत्र इसका यूरोप और एशिया का टुंड्रा क्षेत्र था. तीसरा क्षेत्र इसका दक्षिण पश्चिम अफ्रीका एवं मेडागास्कर था.
लेकिन आज के डेट में जो भी पशुपालन का रूप है वो पशुपालन जो है कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग है। स्पेशली अगर हम यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के क्षेत्रों को देखें तो वहां पूर्ण रूप से कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग है। वहां पर उन्नत नस्ल की गाय और भैंस रखी जाती है, उसमें पूंजी इन्वेस्ट किया जाता है, अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है और बड़े पैमाने पर पशुपालन होता है। बड़े पैमाने पर दुग्ध का उत्पादन भी होता है, बड़े पैमाने पर मांस का भी उत्पादन होता है, बड़े पैमाने पर ऊन का भी उत्पादन होता है। स्टूडेंट्स, आप पूछेंगे कि सर वैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि कमर्शियल लिव स्टॉक रियरिंग के अंतर्गत आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है और यूएसए है। अब इस चैप्टर में आपको जब अंदर आप प्रवेश करेंगे तो मुख्य रूप से जो फोकस किया गया है, मुख्य रूप से जो केंद्रित किया गया है वो एग्रीकल्चर पर किया गया है। अर्थात इस प्राइमरी एक्टिविटी में, इस चैप्टर में क्लास 12 के सिलेबस में मुख्यतः कृषि को पढ़ना है। नाउ आई एम गोइंग टू arrive towards the going to proceed towards the agriculture. Question is, what is agriculture? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन सामान्यतः किसी से पूछा जाता है, बच्चे से पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, ये कृषि है क्या? स्टूडेंट्स, द टर्म एग्रीकल्चर डिराइव्ड फ्रॉम टू रियल टर्म्स, नंबर 1 एगर and number 2 culture. Agar simply refers to land and culture simply refers to plow or tilling. It means tilling or plowing of land is known as agriculture. In other words, growing crops and animal rearing, growing crops along with animal rearing with the help of land is known as agriculture. तात्पर्य, भूमि के माध्यम से फसलों का उत्पादन और पशुपालन की क्रिया को कृषि कहा जाता है। यह हुआ हमारा कृषि का परिभाषा। अब पूरे विश्व के स्तर पर अगर हम लोग कृषि को देखेंगे तो दो प्रकार की कृषि होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, नंबर 1 सबसिस्टेंस और नंबर 2 कमर्शियल। सबसिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह कृषि, अर्थात यहां पर फसलों का उत्पादन पेट भरने के उद्देश्य से किया जाता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज सच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन टू फुलफिल द बेसिक नीड्स और टू सेल्फ कंज्यूमशन और फॉर सेल्फ कंज्यूमशन। तात्पर्य कि स्वयं के पेट भरने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जहां पर फसलों का उत्पादन होगा उसे हम लोग जीवन निर्वाह कृषि या सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। दूसरी तरफ कमर्शियल एग्रीकल्चर में यहां पर फसल का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से होगा, बेचने के उद्देश्य से होगा, कॉमर्स के लिए होगा, ट्रेड के लिए होगा। अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज अगेन डिवाइडेड बिटवीन टू पार्ट्स, नंबर 1 प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एंड नंबर 2 इंटेंसिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस अर्थात आदिकालीन जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं कि इस कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जो रिमोट एरियाज है, जो दुर्गम क्षेत्र है, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, जैसे जंगली क्षेत्र। वहां पर किसान अपने खेत बनाने के लिए, प्लॉट को प्रिपेयर करने के लिए जंगलों को काटता है, उसकी टहनियों को सुखा देता है, जला देता है और खेत को प्रिपेयर करता है। इस प्रकार की कृषि को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, अर्थात कातों एवं कर्तन एवं दहन विधि द्वारा की जाने वाली खेती के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसके विश्व के अन्य क्षेत्रों में, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। अपने भारत में अर्थात भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसे मिल्पा कहा जाता है, कहीं पर इसे लदांग भी कहा जाता है। तात्पर्य कि इस कृषि को भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है।
इस कृषि की अर्थात प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की एक और विशेषता है कि इस प्रकार की खेती में केवल फैमिली मेंबर्स इंगेज होते हैं, परिवार के सदस्य ही लगे होते हैं और इस प्रकार की खेती में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स का यूज होता है, जैसे डिगिंग स्टिक हो गया, हो गया, ये सभी कुदाल या छिद्रदार छड़ी, छेद करने वाली, होल करने वाली छड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये हुआ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब आइए दूसरा है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहां कहीं भी की जाती है वैसे क्षेत्र बहुत ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होते हैं। दूसरी तरफ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज प्रैक्टिस, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज डन इन हाई पॉपुलस एरिया, उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसमें आज के डेट में मॉडर्न टूल्स के, लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टूल्स के का भी प्रयोग होना शुरू हो गया है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि। एक और बात कि इस प्रकार की कृषि में एक ही समय में, एक ही प्लॉट पर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन होता है और वर्ष में तो ये क्लियर है कि ये स्पष्ट है कि एक वर्ष में एक ही प्लॉट पर 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। तो आइए डिफरेंस समझते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल टूल्स का प्रयोग होता है और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में मॉडर्न टूल्स का भी प्रयोग किया जाता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक ही फसल का प्रोडक्शन होता है साल में, जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में सेम प्लॉट पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग केवल फैमिली मेंबर द्वारा परफॉर्म की जाती है, जबकि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग फैमिली मेंबर के अतिरिक्त इसमें बड़े पैमाने पर श्रम अर्थात लेबर का भी प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब आइए कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग पर ध्यान देते हैं। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग अर्थात व्यापारिक अनाज या व्यापारिक अन्न कृषि भी कहते हैं। व्यापारिक कृषि, व्यापारिक अन्न कृषि कहा जाता है इसे। तो कमर्शियल ग्रेन कृषि या कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन क्या है, पहले ये जानिए। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में फसलों का उत्पादन या अनाज का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। हियर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस। नंबर 2, such type of farming is done in low populated area and developed area। वैसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या कम है, वैसे क्षेत्र जहां जनसंख्या कम होने के साथ साथ वो ज्यादा विकसित है, वैसे क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, वहां का एरिया बहुत ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, विश्व की जनसंख्या का केवल 2%, 2.4% पॉपुलेशन हो रखता है। तो वैसे क्षेत्रों पर जहां की जनसंख्या कम है और एरिया ज्यादा है, तो वहां पर नए नए एग्रीकल्चरल टूल्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन होता है। इसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहते हैं। यहाँ फसलों के उत्पादन के पीछे का उद्देश्य फसल को बेचना भी है, फसल का व्यापार भी करना है। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, पहला कि ये लो पॉपुलेटेड एरिया में की जाती है, लो पॉपुलेशन वाले एरिया में की जाती है। दूसरी विशेषता, इसमें न्यू और लेटेस्ट एग्रीकल्चरल टूल्स के प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा, यहां पर फसलों का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। अब विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं। अमेरिका का प्रेरी देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी रीजन, इसके बाद में साउथ अमेरिका में पंपास, यूरेशिया में एस्टेपी, अफ्रीका में वेल्ड और ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स क्षेत्र विश्व में कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। अब आइए हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर को देखते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को अर्थात प्लांटेशन को हम लोग बागानी कृषि के नाम से भी जानते हैं। इट इज स्पेसिफिक
टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन। यह विशिष्ट प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही फसल की कृषि होती है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से होती है, वैज्ञानिक तरीके से होती है। इसमें किसान जो है वो बड़े पैमाने पर पैसा लगाता है और इसमें फसलों का उत्पादन का मुख्य उद्देश्य होता है इसे बेचना। ब्राजील में कॉफी का खेती प्लांटेशन है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जैसे असम में चाय की खेती, कर्नाटका में कॉफी की खेती, महाराष्ट्र में बनाना केले की खेती, ये सारे प्लांटेशन एग्रीकल्चर के एग्जाम्पल है। अब आइए हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग को पढ़ते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग क्या है भाई? तो मिक्स्ड फार्मिंग को हिंदी में हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं। इट मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स along with एनिमल रियरिंग, मतलब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन की क्रिया को अर्थात पशुओं के लिए चारे उगाने की प्रक्रिया को मिश्रित कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि में फसल खाद्य फसलों के साथ साथ पशु चारे की फसलें भी उगाई जाती हैं। और एक और बात कि अगला जो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर है। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर को हम लोग जो है भूमध्य सागरीय कृषि कहते हैं, अर्थात भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु जिन क्षेत्रों में पाई जाती है वहां पर जो खेती की जाती है उसे भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है। फ्रांस या उसके आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ग्रेप्स अंगूर की खेती की जाती है और उस अंगूर से वहां बहुत ही उन्नत किस्म की शराब अर्थात वाइन भी तैयार किया जाता है। बाकी जो अंगूर द्वितीय श्रेणी के होते हैं या तृतीय श्रेणी के होते हैं उनको सुखा करके किशमिश और मुनक्का भी तैयार किया जाता है। अब आइए मिक्स्ड फार्मिंग के बाद में हम लोग हॉर्टिकल्चर को पढ़ते हैं। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में हम लोग उद्यान कृषि के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसमें 3 चीजों का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल, प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। अगर वेजिटेबल को हम लोग हटा दें तो भी इसको हम लोग उद्यान कृषि कहेंगे, अर्थात फल फूल और इसमें सब्जियों का उत्पादन होता है। हॉर्टिकल्चर सिंपली रेफर्स टू कल्टीवेशन ऑफ ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स, ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स। 3 चीजों का प्रोडक्शन इसमें होगा। अब कुछ वैसे क्षेत्र जहां पर कि विशेष रूप से सब्जियों का उत्पादन होता है और सुबह सुबह या रात्रि पहर उनको तोड़ करके सब्जियों को निकाल करके ट्रकों से बाजार भेजा जाता है, इसलिए इसे ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। तो सब्जियों को, इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर सब्जी को उसमें से हम लोग निकाल दें तो ये आपका ट्रक फार्मिंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि उद्यान कृषि में फल फूल सब्जी तीनों का उत्पादन होता है और जहां पर केवल सब्जियों का उत्पादन होता है उसे हम लोग ट्रक फार्मिंग के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव फार्मिंग एंड कोऑपरेटिव फार्मिंग? कोऑपरेटिव फार्मिंग को शुद्ध रूप से हम लोग हिंदी में सहकारिता कृषि कहते हैं, जबकि कलेक्टिव फार्मिंग को हम लोग शुद्ध हिंदी में सामूहिक कृषि के नाम से जानते हैं। कोऑपरेटिव फार्मिंग अर्थात सहकारिता कृषि में व्यक्तियों के द्वारा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण होता है और इसके बाद प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे भारत के महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन कोऑपरेटिव के माध्यम से होता है। भारत में यहाँ पर हमारे देश में दूध का उत्पादन मदर डेयरी अमूल क्या है? कोऑपरेटिव है। तो यहाँ पर व्यक्तियों का एक समूह बनाया जाता है, वो समूह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करते हैं और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो कृषि की जाती है उसे हम लोग कोऑपरेटिव फार्मिंग के नाम से जानते हैं। आज के डेट में विश्व में डेनमार्क कोऑपरेटिव फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत काफी आगे निकल चुका है। अब आइए कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग में पूरे समाज के लोग एक साथ मिलकर के खेती करते हैं और कलेक्टिव फार्मिंग जिसे सामूहिक कृषि कहा जाता है, यह कंसेप्ट सोवियत संघ से आया। सोवियत संघ में, सोवियत रशिया में वहां पर सामूहिक जोत को, सामूहिक कृषि को, सामूहिक कृषि क्षेत्र को कोल खोज के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्टिविटीज कृषि के बाद एक छोटा सा थोड़ा सा आपको पढ़ना है माइनिंग। माइनिंग इज ऑल्सो अ
प्राइमरी एक्टिविटी। माइनिंग मीन्स व्हाट? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ, अर्थात पृथ्वी से खनिज निकालने की प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। ये दो प्रकार का होता है। एक माइनिंग हुआ आपका सरफेस माइनिंग और दूसरा हुआ आपका अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग को हम लोग ओपन शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। सरफेस माइनिंग में खनिज पदार्थ धरातल के बिल्कुल पास में होते हैं, अर्थात उसे आसानी से कुदाल के द्वारा भी निकाला जा सकता है। लेकिन अंडरग्राउंड माइनिंग में खनिज धरातल के गहराई में होते हैं और उसे कुआं बना करके कूपक विधि द्वारा डिग करके निकाला जाता है। इस खनन की प्रक्रिया में बहुत काफी चैलेंजेस भी है, बहुत काफी चुनौतियां भी हैं और इस खनन की प्रक्रिया को आप आगे और विशेष रूप से पढ़ेंगे। ये चैप्टर आज समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।